नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चले जाओ मेरा देश छोड़कर, गेट आउट ऑफ माय कंट्री, इस तरह की सनक ने अमेरिका में भारतीयों का पीछा करना शुरू कर दिया है। इन्हें किस हद तक बढ़ा चढ़ाकर देखा जाए या ऐसी घटनाओं से आतंकित हुआ जाए या राष्ट्रपति ट्रंप के आश्वासन के बाद किस हद तक हम निश्चिंत हो सकते हैं, यहां बैठकर उसकी कल्पना करना ठीक नहीं। मगर बात होनी चाहिए। अगर आपका मन यूपी की चुनावी नौटंकियों से भर गया है तो इस पर बात कर सकते हैं कि जिन बच्चों के इंजीनियर बनाने में आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, उनके सपनों पर मेरा देश मेरी नौकरी टाइप की कुंठित राजनीति का असर पड़ा तो क्या होगा। मीडिया का ऐसा हाल आपने किया है या आपके लिए मीडिया ने अपना कर लिया है, इस पर आप बेहतर समझ सकते हैं, जानते होंगे। मीडिया की ऐसी कोई सच्चाई वह आपसे छुपी नहीं है। अगर आप भारत के लोकतंत्र के इसी तरह का मीडिया बेहतर समझते हैं तो यूपी की चुनावी रिपोर्टिंग और वहां के कवरेज को देखिए। जरूर आपने इस देश के बारे में कुछ गंभीरता से सोचा ही होगा, क्योंकि आप समझदार हैं, जागरूक हैं। इस बात को लेकर मुझे कभी शक नहीं रहा। बहरहाल, भारतीय उद्योग जगत के लोग न यहाँ की सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, न अमेरिका की सरकार पर। यह उनकी खूबी है। हर हाल में उम्मीद जताना और खतरों को कम बताना उनकी मजबूरी भी है और शायद जरूरी भी। आप किसी भी उद्योगपति से बात कीजिए, वो संकट के शीर्ष पर बैठा होगा, बात ऐसे करेगा जैसे बसंती पवन चल रही हो, लेकिन भीतर ही भीतर वो छटनी करने में लगा रहेगा, सैलरी कम करने के तरीके खोजेगा। जब तक बैठ नहीं जाता उद्योग या कंपनी, डूब नहीं जाता, तब तक वो खतरे को खतरा नहीं बताता है। वो हर खतरे को अवसर बताता फिरता है। फिर भी अमेरिका में जो घट रहा है उसे लेकर सरकार चिंतित ना होती तो विदेश सचिव अमेरिकी प्रशासन के पास अपनी बात रखने नहीं गए होते। हुआ क्या अमेरिका में? H-1B इमिग्रेंट वर्कर वीजा कहते हैं। ये एक तरह की वहां तत्काल सेवा है। 15 दिन के भीतर $1000 से अधिक की फीस देकर अमेरिका के लिए वीजा मिल जाता है। अमेरिका ने 3 अप्रैल के बाद से इस तत्काल सेवा पर रोक लगा दी है, जिसे प्रीमियम भी कहते हैं, प्रीमियम वीजा कहते हैं इसे। इस वीजा के तहत हर साल 85,000 पेशेवर को वीजा दिया जाता है जो अमेरिका में बाहर के देशों से आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसका 60 से 75% हिस्सा भारतीय लाभ उठाते हैं। अनुमान के अनुसार 3 लाख भारतीय H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं या अस्थायी रूप से नौकरी के लिए 3 साल से कम समय और या 3 साल तक के लिए आप इस पर काम कर सकते हैं। जब आपकी बेटी या बेटे का फोन आता है कि अगले महीने अमेरिका जाना है तो कैसा लगता है? यही सोचते होंगे कि बड़ा मौका मिला है, बड़ी संभावनाओं के करीब आपके बच्चे जा रहे हैं। जब आपको पता चले कि वहां की सरकार ऐसी नीति बना रही है जिससे उसके वहां जाने की संभावना पहले से कम हो सकती है तो कैसा लगेगा? विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी बड़ी कंपनियां हर महीने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अमेरिका भेजती हैं। अब कहा जा रहा है कि इस वीजा के सहारे भारतीय इंजीनियर कम पैसों पर काम करते हैं, अमेरिकी इंजीनियरों को कम मौका मिलता है, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि भारत से इंजीनियर कम आए अमेरिका में। अब एक सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछने जा रहा हूं कि क्या अमेरिका भारत के जितना या भारत के जैसा इंजीनियर पैदा करता है? ऐसा नहीं है कि भारत ने प्रयास नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारी अमेरिकी प्रशासन से मिलकर अपनी बात समझाते रहे। उन्हें उम्मीद भी रही कि लेकिन वीजा पर अमेरिका ने 6 महीने का रोक लगा दिया। इस H-1B इमिग्रेंट वर्क वीजा पर वो लगातार अमेरिका या उसके सांसद, वहां की आबो हवा ये संकेत दे रही है कि फिलहाल वो इसी तरह की नीति पर आगे चलने जा रहा है। भारत की कुल GDP का 9% IT सेक्टर से आता है। भारत अमेरिका के रिश्ते के बीच ये बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्फोसिस जैसी कंपनियों का आधा राजस्व अमेरिका से मिलने वाले बिजनेस पर निर्भर करता है। यहीं पर एक सवाल बनता है कि क्या भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अमेरिका के अलावा कोई और बड़ा बाजार है? क्या उस बाजार को तलाशने के लिए हम तैयार हैं? इस वक्त उनकी किस देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से चुनौती मिल रही है और इसका भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे लाखों छात्रों पर क्या असर पड़ने वाला है? ये सब सवाल है। रिपब्लिकन सीनेटर ने वहां बिल पेश किया है कि जो भी बाहर से अमेरिका आएगा इस तरह के वीजा पर काम करने के लिए, वो तभी आएगा, उसको H-1B वीजा तभी मिलेगा जब उसकी सैलरी $1 लाख से अधिक होगी। यानी सैलरी इतनी ज्यादा हो कि कंपनियां मजबूर हो जाएं कि वे सस्ते भारतीय इंजीनियरों की जगह अमेरिकी इंजीनियरों को नौकरी पर रखें। अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों को रोकने के लिए या बाहरी इंजीनियरों को रोकने के लिए एक बिल पेश किया गया है ताकि कंपनियां अमेरिकी इंजीनियरों को ज्यादा मौका दें। अमेरिका के श्रम विभाग ने सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल पर मुकदमा भी किया है कि कंपनी ने श्वेत, हिस्पैनिक, अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को कम नौकरियां दी हैं, एशियाई खासकर भारतीयों को ज्यादा प्राथमिकता दी है।
भारतीय कंपनियां अमेरिकियों को भर्ती करने लगे तो भारतीय इंजीनियरों का क्या होगा, यह भी एक सवाल है। कंपनियां तो फलती फूलती रह जाएंगी, मगर इनमें नौकरी पाने की उम्मीद लिए जो नौजवान कॉलेजों में हैं, जिनके सर पर बैंक के लोन हैं, उनकी गाड़ी कहां फंसने वाली है। क्या भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने, कंपनियों ने इस तरह की भर्ती अभियान की शुरुआत कर दी है कि भारतीयों की जगह अब ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी यानी स्थानीय लोगों को रखा जाए। आखिर विदेश सचिव और उनकी टीम की कोशिशों के बाद भी अमेरिकी प्रशासन ने भारत का पक्ष क्यों नहीं उदारता पूर्वक सुना। कई लोग अब ये बहाने ले रहे हैं कि तत्काल सेवा टाइप वाली वीजा H1B 6 महीने की ही इस पर रोक लगाई गई है, अस्थायी है, इनमें कुछ गड़बड़ियां हैं जिसे अभी ठीक किया जा रहा है। ये एक तरह से बहाने हैं। अमेरिका ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो कुछ ठीक कर रहा है। ऐसे में कंपनियां, भारतीय कंपनियों के अलावा इंजीनियरों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें इस तरह की मानसिकता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? अगर भारतीय इंजीनियर अपने मुल्क में ऐसी बातों का समर्थन करेंगे तो अमेरिका को लेकर विरोध कहां करेंगे? उनका साथ वहां कौन देगा? पर दुनिया में सब चुप नहीं है। इसी 16 फरवरी को अमेरिका भर के इमिग्रेंट्स ने, जिन्हें आप प्रवासी आप कहते हैं, वहां इमिग्रेंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, इन लोगों ने अपने आप को एक दिन के लिए काम से दूर रखा। इस विरोध प्रदर्शन का नाम था अ डे विदाउट इमिग्रेंट्स। ट्रंप सरकार की नीति का विरोध करने के लिए बाहरी मुल्कों से आए लोगों ने अपनी एक दिन की सैलरी और मजदूरी छोड़ दी। इस प्रदर्शन का मकसद अमेरिका के लोगों को बताना था कि उनके एक दिन काम पर नहीं आने का क्या मतलब है, उनकी सेवाओं पर क्या असर पड़ सकता है। इसके समर्थन में अमेरिका में कुछ होटल रेस्तरां वालों ने पोस्टर भी लगाए, नारा दिया कि इमिग्रेंट्स ने अमेरिका को महान बनाया है, वे अमेरिका को महान बनाते हैं। आजकल महानता की दुकानदारी चल रही है हर जगह। ये सरासर एक नौटंकी है जिसे आप 10 साल बाद समझ जाएंगे। तो लोगों ने लिखा अपना नारा है कि आपका खाना बनाते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं वो आपकी गाड़ियां चलाते हैं, आपका काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो लोग प्रदर्शन में शामिल हुए उनमें से कुछ लोगों की नौकरियां चली गई क्योंकि कंपनियों ने उन्हें निकाल दिया। यह मानसिकता कंपनियों के स्तर पर भी घुस गई है। हालांकि वहां पर अमेरिका में कई कंपनियां इस नीति और इस राजनीति का विरोध कर रही हैं, कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं, मगर बाहर से आने वालों की, जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें फिर से बाहर निकाल दिया जाए। ये राजनीति का वही सुर है जो आपके भारत में बात बात में पाकिस्तान भेज देने की राजनीति के साथ सुनाई देता है। क्या भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने बिजनेस के बदले अमेरिका को कुछ नहीं देती होंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के बिजनेस से अमेरिका को कोई लाभ नहीं होता होगा। वहां के इंजीनियरिंग कॉलेजों में यहां से लोन लेकर पढ़ने गए छात्रों से अमेरिका को किसी तरह का लाभ नहीं होता होगा। तथ्य क्या है? वैसे भी तथ्य की अब कोई भूमिका नहीं रही, आप धारणा को ही तथ्य बना लेते हैं और धारणा के लिए टीवी पर आजकल तरह तरह की नौटंकी रची जाती है, या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए। जब यह नहीं होती थी तो वहां हम कैसे उम्मीद कर सकते, जब यहां नहीं कर सकते तो अमेरिका में कैसे उम्मीद करेंगे कि लोग तथ्यों पर बात करेंगे, ये देखेंगे कि अमेरिका से बिजनेस करके हमें भारतीय कंपनियों ने कितना कुछ उन्हें दिया है। फिर भी हम जानेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय कंपनियां क्या देती हैं और ये संकट क्या वाकई इतना गहरा है। शिवेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं नैस्कॉम जैसी संस्था की, जो आईटी इंडस्ट्री की एक तरह से ये एक प्रतिनिधि संस्था है। और राजीव दभाड़कर साहब हैं, वो हैं फाउंडर हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, संक्षेप में नो स्टॉप्स बोलते हैं इनको, मतलब रोको मत किसी को। हमारे साथ हैं शिवेंद्र सिंह जी। मेरा आपसे यही सवाल है कि 2 चरणों में मैं इस बातचीत को ले जाना चाहता हूं। एक तो जो H1B वीजा पे जो अस्थायी रोक लगाई गई है, इसका क्या असर पड़ेगा। फिर धीरे धीरे हम बातचीत के अगले क्रम में आप दोनों से ये जानेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियों का क्या योगदान है, वो कितने अमेरिकी लोगों को भर्ती करती हैं, वगैरह वगैरह। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि 3 अप्रैल के बाद जब H1B वीजा पर एक तरह से 6 महीने के लिए रोक लगेगी, ये लंबा समय है, तो इस तरह से लोगों के अपने क्या असर पड़ने वाला है, वास्तविकता से यहां बताइएगा, क्योंकि ट्रंप हिंदी नहीं जानते हैं तो वो लोग नहीं सुनेंगे और यहाँ के भी लोगों को हिंदी से उतना मतलब नहीं रह गया। तो आप ठीक ठीक बताइए ताकि कस्बों में जो लोग माता पिता अपने इंजीनियर बनाने पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं उन तक एक ढंग की सूचना पहुंचे कि आप लोगों की दुनिया में क्या हो रहा है। जी नमस्कार जी। ऐसा है कि जो हमारी कंपनियां हैं, जो आप जो इश्यू को रेज कर रहे हैं वो प्रीमियम प्रोसेसिंग ऑफ H1B वीजा को रेज कर रहे हैं।
ये एक ऐसा चीज है जो कभी कभी हर साल जो है अप्रैल में ये प्रॉब्लम्स लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हुई हैं और ये दिस विल कॉज अननेसेसरी डिले डेफिनेटली बट इट इज नॉट अ ह्यूज इम्पेडिमेंट एंड इट इम्पैक्ट्स ऑल द कंपनीज अलाइक। ये जो हमारी कंपनियां हैं ये हम लोग जो है वो हम लोग अमेरिकन एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दोनों से बात करेंगे कि जो हमारी कंपनियों को परेशानी हो रही है वो कम से कम हो और डिलेज जो हैं वो कम से कम किए जाएं। पर आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ है, मतलब क्या ये हर साल हर दूसरे तीसरे साल हो जाता है और 6 महीने के लिए होता है इस तरह की रोक? नहीं, ये हड़ताल नहीं कहा जाएगा। ये उनकी पॉलिसी होती है कि अप्रैल में जो बैकलॉग बढ़ जाते हैं हर साल जब शुरू होता है तो उन्होंने वो प्रीमियम प्रोसेसिंग को हटा करके इसलिए हटाते हैं कि उनका कहना है कि ये जो नॉर्मल वीजा जो है जो मिलता है H1B उसके लिए वो ज्यादा लोगों को लगा सकें और एफिशिएंट बना सकें। पर क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि अमेरिका और ज्यादा लोगों को वीजा देने के लिए ये सब कर रहा है? क्योंकि वहां की जो सरकार की नीतियां हैं, अगर हमारे विदेश सचिव वहां पर गए हैं, अमेरिकी प्रशासन के लोगों से बात कर रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, तो वो जाहिर है कि वो इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एरर, गड़बड़ियों को ठीक करने के बजाय कहीं ये सरकार की सोच ना बन जाए, वैसी नीतियां ना बन जाए। तो इसका डर होगा, तभी तो विदेश सचिव वहां पर गए हैं सर। वैसे NASSCOM का भी डेलीगेशन जो था वहां गया था, वो भी अभी लौट के आया है और हम लोगों ने भी जो है वहां पे मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस कह लीजिए, कुछ व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स कह लीजिए और USTR एंड डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से मुलाकात की है। हमारा ये कहना है कि जो हमारी कंपनियां जो हैं वो नेट क्रिएटर ऑफ जॉब्स हैं यूएस में। मोर देन 156,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती हैं और 411,000 ओवरऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स करती हैं और हम लोग जो हैं वो अमेरिका में जो है वो हायर करते रहेंगे और हमारा जो मॉडल है, एंगेजमेंट मॉडल जो है वो बिल्कुल सारे ग्लोबल कंपनीज जैसी हैं उनके जैसा है और हम लोग जो है वो हायर करते हैं लोकली, लेकिन वहां की परेशानी जो है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट से है और सारे यूएस सूत्र इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कहते हैं कि नियरली 2.4 मिलियन अनफिल्ड स्टेम जॉब्स अगले साल तक होंगे और उसमें कंप्यूटर एंड IT रिलेटेड जो हैं वो 50% से ज्यादा होगा। तो इसका ये मतलब होता है कि सारी कंपनीज को ये प्रॉब्लम आएगा सप्लाई साइड से, इसलिए सारी कंपनीज, वेदर अमेरिकी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो या बाकी ग्लोबल कंपनीज हो, वो सारे वहां हायर करते हैं और जो गैप होता है उसको ब्रिज करते हैं H1B से ला करके। और सबसे ज्यादा जो जॉब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हम लोग, हमारी कंपनियां फॉर्च्यून 500 की 75% कंपनियों से ज्यादा के साथ काम करती हैं और उनको कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। हमारी IT कंपनियां जितनी नौकरी क्रिएट करती हैं अमेरिका में और यहाँ भी, उनमें से वो बाहर के लोगों को कितनी नौकरियां देती हैं? अगर अमेरिका पूछे कि आपके यहाँ आपके रोल पे अमेरिकी लोग कम हैं, तो क्या ये बात या परसेप्शन, धारणा सही है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि हमारी कंपनियां जो हैं लेगेसी बिजनेस जिसको कहते हैं, जो मतलब कि शुरू से जो बिजनेस है वो हमारी कंपनियों ने नहीं शुरू किया है, तो इसलिए उनका जो नंबर्स है ओवरऑल अमेरिकन नंबर से कम हुआ है। जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनसे कम होता है बिकॉज वो शुरुआत से वहां पे काम कर रही हैं। दूसरी बात जो ये है कि वो हमारी कंपनियां जो आज के दिन में जो है वो 10% जॉब ग्रोथ है उनका। अगर आप देखिए तो हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है हायरिंग की जो है वो 10% है और ओवरऑल हायरिंग से ये कहीं ज्यादा है। और तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा, वो हमारी कंपनियां 50-50 के करीब हैं और आपने सुना होगा कि सप्लीमेंटल वीजा फीस जो है वो 50-50 कंपनीज पे लागू हुई थी 2016 जनवरी से, और जिसको हम लोगों ने कहा कि भाई ये गलत है बिकॉज ये 1% ऑफ कंपनी को ही अफेक्ट करता है। तो हमारी कंपनीज वो 50-50 के करीब हैं और उससे कम हो रही हैं और कोशिश कर रही हैं। बट ये जो कोशिश है
लोकल हायरिंग की वो जो है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट से कुछ सीमित है। एक तो ये बात है, और दूसरा इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि ये जो कहा जाता है कि यहां से जो लोग जाते हैं वो चीप लेबर हैं और इसलिए आप यहां से लोगों को लेके आते हैं। हाँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और ये आप ब्रुकिंग्स का स्टडी उठा लीजिए, हाँ। या यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस का स्टडी उठा लीजिए, ये बताते हैं कि दोनों की जो सैलरी लेवल्स हैं, वेज लेवल्स हैं, वो लगभग बराबर ही हैं। अच्छा। और हमें जो है लगभग $10,000 जो है वो पेपर वर्क और उसमें लग जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग जो है वो चीप लेबर को ले जाते हैं और रिप्लेस करते हैं अमेरिकी वर्कफोर्स को। ये अगर जो आपको है मजबूर किया गया कि आपको इतना प्रतिशत एक तरह से अमेरिकी लोगों को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी की बात अगर आप कह रहे हैं बराबर है, तो जाहिर है भारतीय थोड़े उनसे 20 पढ़ते होंगे तो तभी आप रख रहे हैं, नहीं तो आप अमेरिकी वाले को भी रख सकते थे। तो अगर अगर ऐसी राजनीति चले वहां पे, बिल जो पेश किया है सेनेटर ने कि आपको इतना प्रतिशत अमेरिकी लोगों को नौकरियां देनी होंगी, तो इससे भारतीय इंजीनियरों की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा सर? फिर तो इनको यहां नौकरी कम हो जाएगी। फिर एक बिल जो है वो ये जरूर आ रहा है कि वेज लेवल इंक्रीज हो और ये बातें हो। हमारा ये कहना है कि अगर ये सब जो चीजें हैं, अगर ये इसलिए की जा रही हैं कि अमेरिकन जॉब्स को आप प्रोटेक्ट कर सके, तो हमारा ये कहना है कि इसको आप जो है इसमें कोई भी गैप मत छोड़िए। जैसे कि अभी क्या होगा इन बिलों में कि ये इंपैक्ट करेंगी H1B डिपेंडेंट कंपनीज को, जो 15% से ऊपर जो है अगर आप हायर करते हैं तो उनको इंपैक्ट करती हैं। तो हमारी कंपनियां इंपैक्ट होंगी। मैंने आपको बताया वो इसलिए होंगी क्योंकि हमारा लेगेसी बिजनेस नहीं है, तो हम लोग ने बाद में शुरू किया है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर्स उतने नहीं रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि तो भी मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो आपको जो है वो अपने यहां से H1B लोअर लेवल्स पे वेज पे ला सकती हैं। तो अगर आपका जो है वजह ये करने का है कि ये अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये फुली प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो हमारा कहना है कि ये सारे लोगों पे ये लागू हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपेंडेंट कंपनीज या 50-50 कंपनीज। राजीव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोटेक्ट हो पाएगा। आपने जो उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं नैस्कॉम के शिवेंद्र सिंह जी, आपने उनको सुना भी। क्या आप भी उनकी तरह बिल्कुल चिंतित नहीं हैं कि जो H1B वीजा है उस पर रोक लगी है, ये कोई एक अस्थायी चीज है, इसे लेकर अमेरिका में जो हम खासकर एक इंजीनियर की हत्या भी हुई है, तो कई बार समझ रहे हैं कि कोई वैसा कोई माहौल ना बन जाए वहां पर, या माहौल होगा। इसके संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी आश्वस्त हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? सर पहली मैंने ये नहीं कहा कि बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। सॉरी, ठीक है, हाँ, प्लीज बोलो। राजीव, इसका इम्पैक्ट होगा बिकॉज इंडियन एप्लीकेशंस, अभी जो बड़ी कंपनियां जो इंडिया से भेजती है ज़्यादातर H1 वीज़ा पर, उनके एप्लीकेशन पे स्क्रूटिनाइज ज़्यादा होंगी। एप्लीकेशंस अभी पहले कंप्यूटर से प्रोसेस होते थे, अब ये मैन्युअली फिजिकली प्रोसेस होंगे, और डर ये लगता है कि चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ वीज़ाज ज़्यादा होंगे अगर वो कहते हैं कि इंडिया से लो स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं। जो उनका एलिगेशन है अमेरिका से कहने की बात थी कि इंडिया से अनस्किल्ड या कम स्किल्ड वाले लोग आ रहे हैं, और कंपनियां यहाँ से उनको कम पगार में रिक्रूट करके अमेरिका में कम पे करती है, उनको शायद दिक्कत आने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से फर्स्ट। इम्पैक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा, बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट इतना साल होने के बाद अभी पगार सैलरीज को रेज करने जा रही है। तकलीफ उनको होगी जो कंपनियां जो इंडियन वर्कर्स के ऊपर जो दलाली करके कमा रहे थे इतने साल, उनको शायद तकलीफ हो सकती है। जैसे यहाँ से अगर कोई अमेरिका में जो कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करती है, उनको वीज़ा स्पॉन्सर करके वो सिर्फ स्टाफिंग एजेंसीज होती है और वो एंड क्लाइंट में कहीं और को प्लेस करती है। इंडिया में कम रेट में हायर करके इंडिया में उनको बॉन्ड पे रखकर हायर पे अमेरिका में बुलाते हैं, और अमेरिका में हायर पे अमेरिकन क्लाइंट के उधर के जो प्रीविलिंग वेज है वो रेट पे उन लोग उनको बेचते हैं, और बीच का जो कमीशन होता है कंपनियां खाती अपने पास रख लेती है। तो नतीजा क्या होता है, अमेरिकन वर्कर्स कहते हैं कि इंडिया से लोग आ रहे हैं, कम पगार में काम कर रहे हैं, हमारे रेट्स नीचे कर रहे हैं, हमारी वेजेस को नीचे गिरा रहे हैं आप। तो ये इशू हो रहे हैं, सिर्फ इंडियन वर्कर्स अमेरिका में जाके उनको डिस्प्लेस करें। अब वो क्या हो रहा है, दैट हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स।
फ्रेश इंडियन वर्कर्स अमेरिका जाते हैं, उनको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, इंडिया का बॉन्ड तोड़ते हैं, अमेरिकन कंपनी में जंप करते हैं और इंडियन फ्रेश इंडिया से लोग और वीज़ा पे आते हैं। तो ये जो वेज पैरिटी की जो गैप थी, इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन इंडियन वर्कर्स और अमेरिकन वर्कर्स, इट इज़ ऑल्सो इंडियन फ्रेश ऑफ द बोट जो आता है और दो जिनको एक्सपीरियंस है अमेरिका में लेकिन H1 वीज़ा पर है। शिवेन जी, ये बता सकते हैं कि जब इस तरह की चीजें चल रही हैं तो गंभीरता है, तभी आपकी टीम अमेरिका जाकर वहां के प्रशासन से बात करती है, विदेश सचिव वहां जाकर बात करते हैं। ये जो एक राजनीतिक सोच है, इसके खिलाफ किस तरह से पहल की जाए जिससे अगर ये अमेरिका की नीतियों के खून में ही बस जाए और हर नीति इस तरह से बनने लगे, तो फिर मेरे सारे सवालों की बुनियाद में यही चिंता है कि कहीं हमारे यहाँ के इंजीनियरों की नौकरी, जो नौजवान लड़के हैं, उस पे असर ना पड़ने लगे। 4 साल बाद क्या होगा वो मालूम नहीं, लेकिन जो इस साल का बैच निकला है, जो पिछले साल का है, जो अगले साल निकलने वाला है, अगर यही सड़क पे आ गया तो फिर वो कैसे मेकअप करेगा सर? देखिए, एक दो चीजें हैं इसमें। एक तो हमने ये नहीं कहा कि कंसर्न नहीं है, कंसर्न तो है ही है। हमारा जो व्यू पॉइंट है जिसमें ये कि एक तो कि ये हमेशा प्रश्न उठता है कि इंडियन कंपनी सारा वीजाज ले जाती हैं। ऐसा नहीं है। इंडियन कंपनीज जो हैं वो लगभग 20% से कम H1B वीजाज उनको मिलता है। अच्छा। तो वो मेजॉरिटी ऑफ द वीजाज उनको नहीं मिलता है। तो ये एक फीलिंग है कि इंडियन कंपनीज को सारा वीजा मिलता है। दूसरा कि ये कहा जाता है कि चीप लेबर है, वो बिल्कुल चीप लेबर नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, बिकॉज अगर आप सैलरी लेवल्स भी, वेज लेवल्स भी देखिए तो वो एज ब्रैकेट पे होता है, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 एंड अबव। जो 20 to 39 एज ब्रैकेट है उसमें 90% H1Bs आते हैं। उनमें जो है वो H1B की सैलरी जो है वो बराबर या ज्यादा ही है, और 40 के ऊपर जरा सा वो कम डिफरेंस है, तो 10% आता है। तो मेजॉरिटी जो है ऐसा नहीं है कि वो रिप्लेस कर रहे हैं या सस्ता है। इट सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, उसके लिए काम हो रहा है। हम लोग, हमारी कंपनियां भी CSR एक्टिविटी कर रही हैं और हम चाहते हैं कि उसको ब्रिज करें गैप, सो दैट कि लोकल वर्कफोर्स जो है वो और हायर हो सके। हमारे लिए भी वो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है। जो लोग वहां पर इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, जो वीजा पर गए हैं, क्या वो इस वक्त किस तरह के माहौल में हैं? क्या वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? खासकर एक इंजीनियर की जो हत्या हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या गाइडलाइन है? किस तरह का संरक्षण है, प्रोटेक्शन है? किस तरह का एक तरह से मॉनिटरिंग है उन लोगों के लिए सर? देखिए, ये बहुत ही दुखपूर्ण बात है, और इनफैक्ट हम लोग वहीं थे जब ये हुई। हमारे एम्बेसडर ने एक इवेंट किया था, गवर्नर्स 25 से 30 गवर्नर्स आए थे, पूरे देश से, उसमें भी इस बात को रखा गया, वहां भी प्रकट किया गया। और अच्छा। आप US प्रेसिडेंट ने भी अपने जो कांग्रेस का, जॉइंट कांग्रेस को जो एड्रेस किया, उसमें भी उन्होंने शुरू में ही ये कहा, और हम श्योर हैं कि सही कदम रखे जाएंगे जिससे कि हमारी कम्युनिटी जो है वहां पे अपने आप को सेफ महसूस कर सके। राजीव, आप बता सकते हैं क्या कि आपके संस्था के जरिए इस वक्त वहां काम कर रहे इंजीनियरों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा होगा? काफ़ी डरे हुए हैं सर, काफ़ी डरे हुए हैं। मैं किसी और ग्रुप में भी शामिल हूँ ऑनलाइन, जो अमेरिकन वर्कर्स है। कुछ करीबन 16 साल से हम साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और अमेरिकन वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स भी वहाँ पर है। इंडियन वर्कर्स जो 3 साल 2 साल एक्सपीरियंस होकर जो 2 साल 3 साल से वहाँ रह रहे हैं, नए वर्कर्स की बात नहीं कर रहा। सबका कहना है कि काफ़ी चिंताजनक परिस्थिति है अमेरिका में। रास्ते पे चलते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी बार में जाते हैं, उनको डर लगता है कि हमारे साथ कुछ ना हो। हालांकि कल रात को ही एक ओहायो में किसी अमेरिकन ने आपके वेबसाइट पर एक वीडियो डाला हुआ है, किसी इंडियंस के बच्चों को पार्क में खेलते हुए। ये कह रहा था कि इंडियंस आते हैं, फैमिली के साथ मजाक करते हैं, ये ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, देखो। तो एक सेंटिमेंट सी हुई है कि इंडिया से जो लोग आते हैं वो हमारी जॉब्स छीन रहे हैं, और इसका डर जो अमेरिकन वर्कर्स है, उनकी फैमिलियां हैं, इंडियन वर्कर्स जो 3-4 साल से रह चुके हैं वहां पर, उनकी फैमिलीज को डर लगता है। और उनका भी यह कहना है कि इंडिया से जो फ्रेश लोग आ रहे हैं, कम पगार में काम कर रहे हैं, और हमें यहाँ से, हमें जॉब से निकाल रहे हैं।
तो इसका एड्रेस होना बहुत जरूरी है। CSR एक्टिविटी जैसे तो ठीक है। राजीव जी, जैसे शिवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है कि भारत से जाने वाले जो इंजीनियर हैं वो कम पैसे पे जाते हैं। जिस एज ग्रुप की बात हो रही है उसमें लगभग अमेरिका के बराबर जा रहे हैं, तो क्या मतलब इस बात को ठीक से रखा नहीं जा सकता? दुनिया अमेरिका को नहीं बताया जा सकता कि ये जो धारणा, जी जो धारणा फैलाई गई है वो गलत धारणा है। अमेरिका इज नॉट अगेंस्ट इंडियन वर्कर्स। अमेरिका को इंडियन वर्कर्स चाहिए। अच्छा। सबसे पहली बात, अमेरिका को यह भी पता है कि उनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स की कमतरता है। दे वांट फॉरेन टैलेंट। उनका सिर्फ ये कहना है कि अब्यूज ऑफ H1 वीजा प्रोग्राम हो रहा है। H1 वीजा वर्कर्स के अब्यूज की बात कर रहा है, बट वो प्रोग्राम के अब्यूज की बात कर रहा है। लूप होल्स, मिसयूज, अंडर पेइंग, नॉट पेइंग, टू मच ऑफ लेयर्स ऑफ ब्रोकरेज, ये सब चीजों से रेट गिरती है। एंड दैट्स व्हाट अमेरिका इज अगेंस्ट। दैट्स व्हाट अमेरिकन सिटीजन्स आर अगेंस्ट। दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस इंडियन वर्कर्स जो वहां पर है उनको भी उसके खिलाफ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की दुनिया में आ रही इस हलचल पर हम बातचीत दूसरे सेगमेंट में भी करेंगे, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। इस साल आप लोगों ने पहली बार मतलब अगले वित्त वर्ष के लिए फोरकास्ट नहीं किया। मैं अखबारों में पढ़ रहा था और उसका कारण देते ये दिया है आप लोगों ने कि यूरोप और अमेरिका में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, उसके कारण हम ये फोरकास्ट नहीं दे रहे। तो ये कोई साधारण घटना तो नहीं होगी कि 25 साल के फोरकास्ट में आप एक बार इस साल नहीं दे रहे हैं, तो कुछ तो गंभीर बात होगी। नहीं, दो चीजें हैं। आपने एकदम सही इसमें कहा और राजीव जी ने कहा कि ये परसेप्शन जो है एक बन गया है, और ये परसेप्शन जो है वो बिजनेस स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। और उसी वजह से एक ही साथ ये जो परसेप्शन US का हो कह लीजिए या UK का ब्रेक्सिट वोट के बाद जो है, उसके बाद काफी इंस्टेबिलिटी आई है परसेप्शन के वजह से। और वो जो परसेप्शन को है, हमारा काम यह है कि उस परसेप्शन को जो है वो चेंज कर सके और बता सकें। और इसी वजह से हम लोग जो है, हम लोगों ने ये किया भी है और ये करते रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि स्टेम गैप है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। उसके वजह से जो है ये हमारे भारत मूल के जो इंजीनियर्स हैं उनकी जरूरत है, सारी दुनिया में जरूरत है। और हमारा ये कहना है कि ये इमिग्रेशन इशू भी नहीं है, ये ट्रेड इशू है, बिकॉज ये नेट माइग्रेशन को इम्पैक्ट नहीं करता है। आप देखिए तो ये लोग 3 साल या 5 साल के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो ये नेट माइग्रेशन तो आपका ग्रो कर ही नहीं रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो जा रहा है कि ये ओवरऑल माइग्रेशन जो है, वेदर रेफ्यूजी माइग्रेशन ले लीजिए या अदरवाइज, उससे ये क्लब हो जाता है स्किल्ड माइग्रेशन। और ये स्किल्ड वर्कर मोबिलिटी है। और उस परसेप्शन को हम लोगों को हटाना है, बिकॉज ये जितने इंजीनियर्स जाते हैं ये सारा बहुत वैल्यू क्रिएट करते हैं उस लोकल इकोनॉमी में, वहां के कंट्री के कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। एक सवाल मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसको सीधा सीधा एड्रेस करें जैसे आप कर रहे हैं, कि क्या कई रिपोर्ट आप लोगों की पिछले 1 साल में जो फॉलो की उसमें यही लग रहा है कि जो भारत के इंजीनियर हैं उनके लिए नौकरियों की संभावना कम हो रही है। उनकी सैलरी 6 साल से, जो शुरुआती सैलरी है वो 6 साल से है, इसका मतलब कि वो बहुत कम पैसे पे बहाल हो रहे हैं। क्या अभी जो बैच निकलने वाला है जो 4थे साल में है, उसे चिंता करनी चाहिए कि उसकी नौकरी खतरे में है, पहले से उसके लिए अवसर कम हुए हैं? नहीं, अवसर जो है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसका रूप जो है वो बदलता रहेगा। और आप देख लीजिए कि अब जो है पूरे IT स्फीयर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का शुरू हो गया है। नाउ सोशल मीडिया, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब एरिया में जितने लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं या डिजिटल एरिया में, उनके लिए नौकरियां ज्यादा हैं। तो ट्रेनिंग जो है सही एरिया में जो ग्रोथ हो रहा है उधर जो है आदमी को बढ़ना पड़ेगा। एक मैंने हैदराबाद से खबर पढ़ी थी कि अब भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को या इंजीनियरों को स्पेनिश, जापानी, कोरियन, चीनी और अफ्रीकी भाषा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हम चूंकि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी के मार्केट पर निर्भर हैं, इसलिए अपना मार्केट भी एक तरह से हम लिमिटेड कर देते हैं। क्या ये सही है और क्या ये हम कर सकते हैं?
देखिए, हमारा जो काम है, इनफैक्ट नेस्कॉम में ये हमारा रोल भी यही है कि हम जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को। तो यस, आपने बिल्कुल सही कहा, यूएस 60% मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट यूके अबाउट 17-18% है, दोनों मिला के लगभग 80% है, और 11% रेस्ट ऑफ यूरोप है। तो आप समझ लीजिए कि सारी दुनिया में बाकी परसेंटेज काफी कम है। हम लोगों ने इजराइल डेलीगेशन हम लोग ले गए थे, नॉर्डिक्स ले गए थे लास्ट ईयर, अफ्रीका ले गए हैं और साउथ अमेरिका ले जा रहे हैं। तो हमारा जो रोल ये है कि सारी दुनिया में जो नए नए एरियाज हैं उसमें अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, ना कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यूएस और यूके को कम कर रहे हैं, वो भी बढ़ते रहे, लेकिन बाकी दुनिया में भी ग्रोथ होते रहे। और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मल्टीलिंगुअल स्किल्स जो हैं, वो जो है वो तो बेहतरी के लिए होते ही हैं, और उसके थ्रू बिजनेस भी किया जा सकता है। तो हमारे स्किल टैलेंट जो है वो हमारा मूल मंत्र रहेगा और सारी दुनिया में अच्छा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और शिवेंद्र जी, आपका भी हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुनिया में जो चल रहा है, काफ़ी कुछ उस पर रोशनी डालने के लिए हम बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक और सेगमेंट के लिए लौटेंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि जल्द ही पूरी दिल्ली में लोगों को अपने घरों के नल से ही पीने का साफ पानी मिलने लगेगा, वो भी 24 घंटे। दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दक्षिण दिल्ली के नवजीवन विहार से कर दी है। दिल्ली जहां लगभग ज्यादातर घरों में पानी खींचने के लिए मोटर है, पानी जमा करने के लिए टंकियां हैं और साफ करने के लिए वाटर प्यूरिफायर लगे हैं, इन सब का खर्चा जोड़िए तो आप पानी को नीचे से ऊपर लाने और उसे साफ रखने में काफी खर्चा करते हैं साल भर में। भले ही पानी का बिल आप 400 रुपए देते हो, लेकिन इन सब पे आपके लगभग कई हजार रुपए खर्च होते हैं। तो क्या ये योजना इस हिसाब से तो अहम हुई जाती है। यहां अब भी अधिकतर इलाकों में लोग हर महीने 1000 से 1500 रुपए पीने का साफ पानी खरीदने में खर्च कर रहे हैं, जो लोग खरीद के पी रहे हैं। तो सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार ने जो शुरुआत की है वो कहीं एमसीडी चुनावों को ध्यान में रखकर एक चुनावी ऐलान तो नहीं बनकर रह जाएगा। और दिल्ली में पानी की हालत और उससे जुड़ी सियासत पर हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने इस पर एक रिपोर्ट की है, ये देखिए और याद रखिए। और ये जरूरी है कि अगर नल से आपके घर तक नल से पीने का पानी आता है तो वो सबके हित में है, काफी पैसा बचेगा, मगर ये ना हो कि सिर्फ ये चुनाव को देखते हुए एक पोस्टर बन जाए। दिल्ली के लोगों को जल्द ही 24 घंटे पीने के साफ पानी की सप्लाई होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ये तस्वीर यही आश्वासन देने की कोशिश है। लेकिन ऐन एमसीडी चुनाव से पहले कहीं ये कोई चुनावी स्टंट तो नहीं, ये जानने के लिए हम पहुंचे मालवीय नगर के नवजीवन विहार, जहां रविवार को ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कांता गोगिया बीते 14 साल से यहीं रहती हैं। उन्होंने बताया कि पानी तो पहले से ही 24 घंटे आता है, लेकिन पीने लायक नहीं। हमको ये फायदा है कि अब ये ड्रिंकिंग वाटर होएगा। अभी तक तो हम आरओ यूज कर रहे थे। अच्छा। अब हमारे ऊपर टैंक्स लगे हुए हैं, नीचे भी बेसमेंट में भी टैंक लगे हुए हैं हमारे पानी के। अब वो सबको हमको बाईपास करना है। इसके बाद हम पहुंचे दिल्ली के तिगड़ी कॉलोनी इलाके में। ये एक रीसेटलमेंट कॉलोनी है। लोगों ने बताया कि यहाँ पहले पानी टैंकर से मंगाते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार के बाद पानी की सप्लाई बेहतर हुई है। बस यही झाड़ू वाला जब का जीता जब का ही पानी लगा नहीं। अच्छा। पहले तो टैंकरों से ही भरते थे, पूरी गली का एक ही टैंकर आता था, हमारे को तो एक ही टैंकर मिलता था जब गली में। हाँ। वही 10-12 घर भरते थे एक टैंकर से। वो टैंकर से आता था पानी सारा, वो पानी सारा टैंकर से आता था और उसका कोई टाइमिंग नहीं था। अगर रात को 2 बजे आ रहा है, सुबह 6 बजे आ रहा है, तो मतलब सारा दिन मेला लगा रहता था, सारी रात दिन मेला लगा रहता था। 2 साल से पानी ठीक आ रहा है। तो सुबह शाम कितना टाइम आ जाता है? सुबह शाम को नहीं आता, सुबह आता है। अच्छा, कितना? सुबह सही आता है पानी, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। प्रीतम सिंह 1970 से इस इलाके में रह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पहले पानी कैसे उनके इलाके तक पहुंचता था। पहले पानी नहीं आता था, हम टैंकर मंगा के 1500, 1600 रुपए का गली वाले सारे मिल के कहना 500 का ले लिया लीटर, कहना 1000 ले लिया, कहना ऐसे था। पहले तो बहुत तकलीफ थी। इसके बाद हम पहुंचे संगम विहार, जो एक कच्ची कॉलोनी है। पानी के घूमते टैंकरों को देख वहां के हालात का अंदाजा लग गया।
मैं इस वक्त दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में हूं और मेरे साथ केशव जी हैं जो कि यहां पर रहते हैं, सालों से यहां पर रहते हैं। उनका ये कहना है कि वो करीब 10,000 रुपये महीने में कमाते हैं, जिसमें से करीब 1,000 रुपये वो पानी के लिए खर्च करते हैं। केशव गाड़ी चलाते हैं, 5 लोगों का परिवार है। पीने के पानी की कैन 25 रुपए रोजाना और एक ड्रम भरने का 20 रुपए टैंकर वाले को देते हैं, तब जाकर कहीं गुजारा हो पाता है। पानी में ज़्यादा ही चला जाता है। अभी तो 1,000 रुपये दे रहे हैं कम से कम। अब गर्मी आ रही है तो उसमें तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, कम से कम डबल हो जाएगा। अच्छा, तो आपके यहाँ कभी पानी आया ही नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं आया। हम 94 से रह रहा हूँ दिल्ली में। नहीं, पानी ठीक नहीं आ रहा है। महीना में पानी आता है। सप्लाई का जो पानी नल में आता है पानी? हाँ, वैसे ही बोर वाली है। अच्छा, बोर वाला है। हाँ, जल बोर्ड की सप्लाई नहीं है? नहीं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 250 कॉलोनियों के अंदर उसने 2 साल में पानी पहुंचा दिया है और दिसंबर 2017 तक सभी कॉलोनियों में पानी पहुंचाने का वादा है। पूरी दिल्ली की बात की जाए तो करीबन 250 नई कॉलोनियों में पानी पहुंचाया हमने, और जहां पर बिल्कुल पानी की समस्या थी, जैसे संगम विहार, देवली, द्वारका, महरौली, ब्रिजवासन, इन एरियाज में पानी पहुंचा है। और हमारी कोशिश ये है कि जो 2017 का दिसंबर 2017 है तब तक दिल्ली की हर कॉलोनी में पानी पहुंचे। लेकिन ये कहानी पानी से आगे भी जाती है। कहीं ना कहीं पानी की प्यास बुझाने के पीछे वोटों की आस भी है। इन दिनों दिल्ली सरकार जमकर विज्ञापन दे रही है। अखबारों से लेकर टीवी तक ये विज्ञापन छाए हुए हैं। बीते हफ्ते भर में दर्जनों उद्घाटन हो चुके हैं। इस सब के पीछे दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए रणनीति भी दिखती है। 10 साल से बीजेपी दिल्ली की तीनों नगर निगमों पर काबिज है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को इस्तेमाल करके जो जनता का करोड़ों रुपया है वो झूठे विज्ञापनों पर खर्च करके एमसीडी चुनावों को ध्यान में रख के सब किया जा रहा है। रोज 6-6 पेज विज्ञापन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और इन विज्ञापनों में जो बताया जा रहा है वो वास्तविकता में जमीन पर नहीं है। दरअसल बिजली पानी दिल्ली के वो मुद्दे रहे जिन्हें उठाकर आप सत्ता में आई, और उसे लगता है कि निगम के चुनावों की बैतरणी भी वो इस सहारे पार कर सकती है। इस तरह से किसी भी जगह लगे नल से पानी पी लेना हमारी आदतों में से अब धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला ये है कि ऐसे नल जो हैं वही अब बहुत कम हो गए हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। और दूसरा ये कि अब हमें डर लगने लग गया है कि हमने कहीं पानी पी लिया और पानी प्रदूषित हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बीमारियां ही पानी से हो रही हैं। इसीलिए दिल्ली में आरओ का धंधा खूब पनप रहा है। एक नॉर्मल आरओ 4,000 से लेकर 8,000 रुपए और बड़ी कंपनी का 20,000 रुपए तक आता है, जिसकी सालाना मेंटेनेंस 3,000 से लेकर 5,000 रुपए होती है। पर 100 हाउस का क्या मतलब आरओ का खर्चा जो है यहाँ पर आ रहा होगा? इट विल बी एवरेज अराउंड 2,000 एक आरओ का, मिनिमम यस, एवरेजिंग। देखना है कि दिल्ली सरकार अपने लोगों का ये खर्च कम करने में कितनी कामयाब रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली के लिए पर्याप्त पानी सप्लाई की रहेगी। नई दिल्ली से शरद शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।